हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पराम का बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर उसकी मॉम उसे एक स्वॉर्ड देकर कहती है कि यह स्वॉर्ड प्यार की निशानी है। जब तक ये स्वॉर्ड चमकती रहेगी तुम्हारे फादर हमारे बारे में सोचते रहेंगे। और ये सुनकर पराम उस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है, लेकिन तभी वो स्वॉर्ड टूटकर नीचे गिर जाती है और पराम चिल्लाकर नींद से जाग जाता है। इसके बाद डेजर रोमांटिका और पराम को प्रोफेसर ब्रिगिटे के रूम में लेकर आता है, जहां प्रोफेसर उन्हें देखकर डेजर से कहते हैं, लगता है तुम्हें अच्छे खासे टीम मेंबर मिल चुके हैं। जिस पर वो दोनों एक स्माइल करते हैं। आगे प्रोफेसर उन्हें बिठाकर चाय देती है और डेजर्ट से कहती है कि चलो अब काम की बात करते हैं, क्योंकि काम की बात तो चाय पे ही होती है कि नहीं दोस्तों? क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हें ये पार्टी क्यों बनाना है? जिसके जवाब में डेजर कहता है कि मैं ये रैंकिंग सिस्टम का टूर्नामेंट जीतकर अल्फा क्लास में जाने का सोच रहा हूँ। ये सुन के रोमांटिका और पराम दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि उन्हें भी इस बारे में कोई खबर नहीं थी। प्रोफेसर ये सुन के पूछती है, क्या तुम्हें पता है कि ये कितना मुश्किल होने वाला है? जिस पर डेजर कहता है कि हाँ, मुझे काफी अच्छे से पता है। पर तभी पराम के पूछने पर प्रोफेसर समझाती है कि रैंकिंग टूर्नामेंट एक एग्जाम है, जिसमें हर ग्रेड में स्टूडेंट्स का रैंक डिसाइड होता है। ये एग्जाम अल्फा और बीटा क्लास दोनों साथ में देते हैं और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए तुम्हारी पार्टी में 3 से 6 मेंबर का होना जरूरी है। एग्जाम में पहले 2 पार्टीज के बीच में फाइट होती है और उसमें जीतने वाली पार्टी का रैंक और ऊपर बढ़ता है। और इसमें सिर्फ अपने ओपोनेंट को हराने के अलावा पार्टी मेंबर को सपोर्ट करना और अपने दुश्मन के साथ डील करना है। दरअसल इस टूर्नामेंट का मकसद स्टूडेंट्स के अलग अलग स्किल्स को बाहर लेकर आना है, लेकिन ये सिर्फ क्वालिफिकेशन राउंड तक ही लागू होता है। उसमें जो भी पार्टी जीतेगी वो फाइनल राउंड में पार्टिसिपेट करेगी, जो कि एक शेडो वर्ल्ड के अंदर होगा। और उनमें से जो 9 स्टूडेंट्स टॉप पर आएंगे उन्हें सिंगल रैंकर्स का टाइटल दिया जाएगा। अगर तुम लोग सिंगल रैंकर्स बन जाते हो तो बीटा से अल्फा क्लास में जा पाओगे, मगर ध्यान रखना आज तक कोई भी बीटा क्लास से अल्फा क्लास में नहीं जा पाया है। और ये सुनकर रोमांटिका कहती है, हाँ, और इस बार भी ऐसा ही होना है, क्योंकि उनके पास हमसे काफी ज्यादा फैसिलिटीज है, वो हमें एक चुटकी में हरा देंगे। आगे प्रोफेसर भी यही कहती है कि हाँ, आज तक सभी एग्जाम में अल्फा क्लास के स्टूडेंट्स ही टॉप पर आए हैं, इसलिए तुम लोगों का जीतना इम्पॉसिबल है। जिसे सुनकर डेजर कहता है, और इसी वजह से तो उसे ट्राई करना बनता है। जरा सोचो, अगर हम तीनों एक ही पार्टी के मेंबर, वो भी बीटा क्लास से सिंगल रैंक बन जाते हैं, तो यहाँ के प्रोफेसर्स को ये साबित हो जाएगा कि बीटा क्लास में भी बहुत दम है। जिस पर प्रोफेसर कहती है कि अगर तुम लोग सिंगल रैंकर्स बन जाते हो तो शायद इस एकेडमी के घटिया सिस्टम को बदल सकते हो। और इसके बाद डेजर और उसके दोस्त वहां से निकलकर उन्हें दिए गए पार्टी रूम की तरफ जाते हैं। और इस दौरान वो रास्ते में अल्फा क्लास के स्टूडेंट्स को भी प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। और उन्हें देखकर रोमांटिका कहती है कि ये लोग कितने अच्छे एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और तभी आगे हम देखते हैं कि डेजर उनके रूम का दरवाजा खोलता है, जिसके अंदर सब टूटा फूटा सब बिखरा पड़ा था। यहाँ तक कि फ्लोर से भी टूटने जैसी आवाज आ रही थी कि अभी टूट के गिर जाएगा। और ये रूम देखकर हम उन दोनों का सड़ा हुआ मुंह देख पाते हैं। और अब यही काफी नहीं था कि तभी अचानक से काफी सारे चूहे निकलते हैं, जो देखकर रोमांटिका और पराम की तो डर के मारे हालत खराब हो जाती है। पर फिर टीम का कैप्टन डेजर उन्हें संभालते हुए कहता है कि चलो इस रूम की साफ सफाई करते हैं। जिस पर रोमांटिका तो साफ साफ ना बोल देती है और कहती है कि मैं ऐसे रूम में कतई नहीं रह सकती, यहाँ कितने सारे चूहे हैं और मैं उनके बीच में नहीं रह पाऊंगी। ये सुन के डेजर कहता है कि तुम्हें चूहों से डर लग रहा है ना, तो चूहों को मैं संभाल लूंगा, तुम अंदर की साफ सफाई कर दो। और इसके बाद तो फिर ना चाहते हुए भी रोमांटिका और पराम को रूम साफ करना ही पड़ता है। तो वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि पराम सो गया था और पूरे रूम की सफाई डेजर और रोमांटिका ने कर दी थी, लेकिन इसे रोमांटिका की हालत खराब हो गई थी। वो धूल के कारण एकदम भूतनी बन गई थी और इसीलिए वो बेचारी कहती है, मैं जाकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ और थोड़ा फ्रेश भी हो लेती हूँ। जिस पर डेजर उसे रोकते हुए कहता है, अच्छा आराम करोगी, फ्रेश होगी, चलो अभी के अभी ट्रेनिंग शुरू करो, नहीं तो सिंगल रैंकर्स बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। जिसे सुनकर रोमांटिका उसे खूसट समझने वाला चेहरा बनाकर ट्रेनिंग के लिए मान जाती है। आगे फिर डेजर्ट दीवार पर एक सर्कल ड्रॉ करता है और रोमांटिका से कहता है
कि तुम्हें अपनी मैजिक की एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना चाहिए, जिस पर रोमांटिका कहती है कि मैं तो इसमें पहले से ही काफी अच्छी हूँ। और इतना कहकर वो एक साथ काफी सारे मैजिक सर्कल बनाकर उस दीवार पर फायर कर देती है। ये देखकर डेजर कहता है कि तुमने काफी अच्छा किया है, चलो अब ट्राई करो कि सारे अटैक्स उस सर्कल के अंदर फायर कर पाओ। जो सुन के रोमांटिका कहती है कि ये नामुमकिन है, जिस पर डेजर कहता है कि अगर तुम ये नहीं कर पाती हो ना तो अल्फा क्लास में जाना भी नामुमकिन है। मुझे तो लगता है ना तुम्हें खुद के ऊपर कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तुम ना ग्रेजुएशन तक सिर्फ ये रूम ही साफ करने का काम करो। जो सुन के रोमांटिका गुस्सा हो जाती है कि नहीं, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। यही तो हमारी चाल थी बेटा, तुम्हें गुस्सा दिलवा के तुम्हारे से काम करवाना। और फिर इसके बाद डेजर रोमांटिका के चारों तरफ एक सर्कल बनाता है और उसे एक बॉल देकर कहता है कि तुम्हें इस बॉल को यहाँ से उस दूसरे सर्कल के अंदर डालना है। तुम ना अपने मैजिक से एयर करंट का फ्लो चेंज करके ये करने की कोशिश करो। आगे जब रोमांटिका डेजर की बात मानकर ये करने की कोशिश करती है तो फर्स्ट ट्राई में ही बॉल को हवा में उछाल देती है, जो देखकर डेजर काफी इम्प्रेस होता है। अरे वाह! और वो कहता है कि इसी तरह प्रैक्टिस करते रहो, तुम काफी जल्दी ही कामयाब बन जाओगी। और कॉम्प्लीमेंट सुनकर तो रोमांटिका काफी ज्यादा खुश हो जाती है, मुझे कॉम्प्लीमेंट मिल गया, और ज्यादा प्रैक्टिस करने लगती है। और फिर उसे सब कुछ बताने के बाद डेजर पराम के पास आता है, जहाँ पराम काफी एक्साइटेड होकर डेजर से पूछने लगता है कि बताओ मुझे क्या करना है, तुम मुझे स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाओगे है ना? जिस पर डेजर कहता है कि नहीं, मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो सुनकर पराम उदास हो जाता है और इसकी वजह पूछने पर डेजर बताता है कि तुम ऑलरेडी एक स्वॉर्ड मास्टर हो और इसीलिए इस रैंकिंग टूर्नामेंट को जीतने के लिए यही काफी है। ये सुनकर पराम थोड़ा सा निराश हो जाता है और डेजर सोचता है कि पराम तभी ये टूर्नामेंट जीत सकता है जब वो अपने पूरे टैलेंट से लड़े। मुझे अब भी याद है ये फ्यूचर में कितना ज्यादा पावरफुल था, लेकिन तब वो जिस वेपन का यूज करता था वो एक रेपियर था। आगे डेजर पराम से कहता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम जब उस दिन उस अल्फा क्लास के बंदे के साथ फाइट कर रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि तुम्हें उस वेपन की आदत नहीं है, तुम्हें ना कुछ हल्का वेपन यूज करना चाहिए जिससे तुम और भी ज्यादा अच्छे से मूव कर सको, जैसे कि एक रेपियर। और ये सुनते से ही पराम की आंखें इमोशनल और हैरान दोनों हो जाती हैं और वो कहता है कि अगर तुम्हें पूरी कहानी जानना है तो मेरे साथ आओ। और फिर वो दोनों वहां से कहीं और जाने लगते हैं। रास्ते में पराम पूछता है कि क्या रोमांटिका को अकेले छोड़कर आना सही था, जिस पर डेजर याद करता है कि अब रोमांटिका उस बॉल को हवा में जैसे चाहे वैसे उड़ा रही है और पूरी जी जान लगा के प्रैक्टिस कर रही है, और इसीलिए वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, हमें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिर आगे वो लोग पराम के रूम में पहुंचते हैं, जहां पराम अपनी कहानी सुनाता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे पापा कौन हैं और कैसे दिखते हैं। मेरी माँ एक कॉमनर थी और मेरे पापा एक नोबल थे। मैं बिना शादी के पैदा हो गया था और मेरे पापा सिर्फ ये रेपियर ही छोड़ के गए हैं। तभी जब डेजर उस रेपियर को देखता है तो पहचान लेता है और सोचता है कि ये तो वही रेपियर है जो पराम हमेशा यूज करता था। आगे पराम अपनी कहानी कंटिन्यू करता है। मुझे इस स्वॉर्ड के बारे में तब पता चला जब मैं सिर्फ 6 साल का था। ये जानने के बाद कि मेरे फादर ने ये स्वॉर्ड मेरे लिए छोड़ी है तो मैं ट्रेनिंग करने लग गया, ताकि जब एक दिन मैं अपने फादर से मिलूं तो एक जिम्मेदार बेटे के रूप में मिलूं। मगर मेरी मॉम जब अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी तब उन्होंने मुझसे बोला कि तुम अपने फादर से कभी मिलने की कोशिश मत करना, उनकी दुनिया हमसे बिल्कुल अलग है। और तो और उन्होंने आखिर तक मुझे उनका नाम तक नहीं बताया। यह सुनकर डेजर समझ जाता है कि एक नोबल के लिए कॉमनर के साथ बच्चा होना शर्मिंदगी के अलावा और कुछ नहीं है। अगर पराम अपने फादर से मिलने गया होता तो शायद अभी यहाँ तक जिंदा ही नहीं बच पाता, और इसी वजह से उसकी मॉम ने उसे ये नहीं बताया। आगे फिर पराम अपनी कहानी कंटिन्यू करता है कि मैं अपने फादर को ढूंढना चाहता हूँ और इसी वजह से मैं एकेडमी आया था, क्योंकि अलग अलग कंट्री के नोबल्स यहाँ पर आते हैं और इससे मुझे लगा कि मैं अपने फादर से जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन पता कर सकूंगा। और फिर यहाँ आकर मैंने इस स्वॉर्ड की मदद से लोगों से इन्फॉर्मेशन पाने की कोशिश भी की थी, मगर मुझे ये बताया गया कि इस स्वॉर्ड की तो कोई कीमत है ही नहीं, और तो और कोई नोबल इतनी बेकार चीज को अपने पास भी नहीं रखेगा। मुझे लगता था कि वो मेरी मॉम से प्यार करते होंगे और उसी वजह से उन्होंने ये स्वॉर्ड मेरे लिए छोड़ा है, लेकिन ये तो सिर्फ एक कचरा है। और इतना कहकर पराम उस स्वॉर्ड को फेंक देता है और कहता है कि मैं ये स्वॉर्ड दोबारा कभी नहीं यूज करने वाला हूँ।
आगे हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहां पराम और रोमांटिका दोनों ट्रेनिंग कर रहे थे और वहां पर हम देखते हैं कि रोमांटिका अब उस सर्कल के अंदर बॉल को पहुंचा भी देती है, जिस पर डेजर कहता है कि तुम सच में तारीफ के लायक हो, मगर वो बॉल ना सर्कल के अंदर टिक नहीं रहा है, इसीलिए तुम्हें अभी और प्रैक्टिस करना है। तभी अचानक से डेजर रोमांटिका के बहुत करीब चला जाता है और रोमांटिका उसे देखकर कहती क्या हुआ, तुम मेरे इतने पास में क्यों आ गए। और उसे वो सीन याद आता है जब डोनेटा ने रोमांटिका को एक गिफ्ट दिया था। और तभी अचानक से वो पराम के पास जाकर उससे उस स्वॉर्ड के बारे में पूछता है और कहता है कि क्या तुम मुझे वो स्वॉर्ड देखने दे सकते हो, जिस पर पराम कहता है कि माफ करना लेकिन मैं तुम्हें वो स्वॉर्ड नहीं दिखा सकता, जिस पर डेजर कहता है कि प्लीज एक बार दिखा दो क्योंकि मुझे उसको देखना बहुत जरूरी है, जिस पर पराम कहता है कि नहीं दिखा सकता क्योंकि वो मैंने बेच दी है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।